चलिए आज अपने जो टॉपिक है उस डिस्कशन करेंगे। टॉपिक लेते हैं कोई नया इंग्लिश का। ठीक है, पहला जिस पे डिस्कशन करेंगे वो है वर्ब। ओके, वर्ब पे डिस्कशन करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी ने एलडीसी राजस्थान एलडीसी जो भी हुआ है दिया है, जो राजस्थान का एलडीसी भी हुआ है उसके अंदर वर्ब से लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहले तो जानना है कि वर्ब होती क्या है। व्हाट इज वर्ब। ओके, दूसरा इसके बारे में सीखें कि टाइप्स कितने होते हैं। तीसरा सीखेंगे कि उनके यूजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव, इसको सीखेंगे। एक सीखेंगे इनट्रांजिटिव। एक इस वर्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है, टोटल टॉपिक से रिलेट करता है ये टॉपिक। अगर ये टॉपिक आता है फिर तो है शुरुआत इंग्लिश की सही तरीके से। पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना, वॉइस सीखना, वो सही तरीका नहीं है। इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हो रही है? वर्ब से हो रही है। ठीक है, दिखने में 4 वर्ड है, बोलने में सिर्फ 3 ही यूज़ होते हैं। एक साइलेंट रहता है, कौन सा? VERB। कौन सा साइलेंट रहेगा? R साइलेंट रहता है इसमें। वर्ब E या R दोनों ही क्या हो सकते हैं? साइलेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो सीखते हैं कि व्हाट इज वर्ब। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वर्ब होती क्या है। तो वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब इज एन एक्शन। क्या होता है भाई? एक्शन। एक्शन होता है कार्य। ठीक है, वर्क। एक्शन का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है? वर्क होता है। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो अपने आप में क्या कहलाता है? एक्शन कहलाता है। और उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कह देते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि व्हाट इज वर्ब। छोटा सा क्वेश्चन यही बनता है। तो आप कह सकते हैं वर्ब इज एन एक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ वर्ब कितने टाइप्स की होती है तो वो देखते हैं कि वर्ब अक्सर देखते हैं 2 टाइप की होती है। एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा कौन सी है? मेन वर्ब होती है। वाक्य के अंदर पहले हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है? कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा टेंस बताइए जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सिर्फ मेन वर्ब आती है। कोई ऐसा टेंस जिसमें सिर्फ मेन वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। ऐसा कोई टेंस है? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, 2 ऐसे टेंस हैं जिसमें सिर्फ मेन वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो 2 हेल्पिंग वर्ब टाइप्स 2 होती है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। यूजेस, सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है या वर्ब के लिए सब्जेक्ट आता है? कौन किसके लिए आता है? वर्ब के लिए सब्जेक्ट लगाओगे या सब्जेक्ट के लिए वर्ब लगाओगे? सब्जेक्ट के लिए वर्ब लगाते। कहते हैं ना कि इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है। ये कहाँ से दिख रहा है कि इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है? ऐसा तो कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि ये सिंगुलर के लिए यूज होती हैं और आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होती है। तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे यूजेस आएंगे, इनके आगे देखेंगे किस तरीके से यूज किए जाते हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोल देते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव को बोल देते हैं अकर्मक क्रिया। हिंदी में 2 आती है ना क्रियाएं, एक ट्रांजिटिव होती है और एक इनट्रांजिटिव होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट होगा
प्लस वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट भी रहेगा। इंट्रांजिटिव में क्या होता है, इंट्रांजिटिव में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, बट ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में से किस के पैसिव वॉइस बनने संभव है, किसके पैसिव वॉइस बन सकते हैं। पैसिव वॉइस करते थे कभी तो ये सिखाया जाता था कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो, और सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, तो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं उसको सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इंट्रांजिटिव के कभी भी क्या नहीं बनते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। पैसिव वॉइस सिर्फ किसके बनते हैं, ट्रांजिटिव के बनते हैं। ओके, तो ये बेसिक था बिल्कुल, नोटबुक लेके साथ साथ में उतारते रहे। टॉपिक है वर्ब्स, हिंदी में बोलते हैं क्रियाएं। फर्स्ट तो ये लिखिए कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है, तो वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब एक एक्शन है, एक कार्य है जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। व्हाट इज वर्ब, देन वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब एक एक्शन है, एक कार्य है जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। ओके, दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट लिखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब की कितने टाइप होते हैं। तो मेजर दो टाइप होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है जी। एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। फिर इनके यूजेस यही है कि वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। दो अन्य टाइप की वर्ब्स होती हैं, एक ट्रांजिटिव होती है और एक इंट्रांजिटिव होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, वो ट्रांजिटिव कहलाते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जिनमें सब्जेक्ट वर्ब है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इंट्रांजिटिव कहलाते हैं। ओके, एक दो वाक्य लिखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के, क्लियर करना कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। माई डॉग रन्स वेरी फास्ट। They are cooking food. I wrote a letter she sings very sweetly। 4 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, आसान से है। आप अपनी नोटबुक में ये करेंगे कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब के नीचे वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो उसके नीचे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अन्यथा लिखेंगे नो। ओके, और इन चारों में से देखेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। आप कितना समझते हैं इनको फिर मैं बताऊंगा आपको। ओके, फटाफट मेंशन कर लीजिए, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
फर्स्ट सेंटेंस है माई डॉग रन्स वेरी फास्ट। सेकेंड सेंटेंस है दे आर कुकिंग फूड। थर्ड है आई रोट अ लेटर। एंड फोर्थ है शी सिंग्स वेरी स्वीटली। 4 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, आपको इनमें से देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और किस में ऑब्जेक्ट है और किस में नहीं है। ओके, चलिए जी, हो गए होंगे। ओके, फर्स्ट सेंटेंस को देखा तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हुआ? माई है, डॉग है, माई डॉग है, पूरा कंप्लीट है। माई डॉग ये अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसको ये नहीं चेक करना है कि सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है ना, इतना कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ चेक करना है इनको। इसमें रन्स हो गई एक वर्ब, ठीक है। देखिए 2 चीज़ों का ध्यान जरूर रखेंगे कि सब्जेक्ट होगा वो या तो होगा एक नाउन या होगा एक प्रोनाउन, ठीक है। हमेशा वाक्य के सब्जेक्ट कौन बनेंगे? या तो संज्ञा होना चाहिए या सर्वनाम होना चाहिए। सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट भी कौन बनेगा? वर्ब के बाद या तो होना चाहिए नाउन या होना चाहिए प्रोनाउन, तभी ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। इसमें वेरी और फास्ट लिखा है। वेरी का मतलब होता है बहुत, फास्ट का मतलब होता है तेज, ठीक है, तेज, स्लो, ठीक है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है, बट ऑब्जेक्ट नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन नहीं है, ये दोनों ही क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस है वो है इंट्रांजिटिव का, और आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। ओके, दूसरे सेंटेंस को चेक किया, दे आर कुकिंग फूड। दे है मतलब वे कुछ काम कर रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं? खाना बनाने का काम कर रहे हैं, और फूड अपने आप में क्या है? एक नाउन भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो कि दूसरा सेंटेंस किसका है? ट्रांजिटिव है। आप इसका पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फूड है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। ओके, तीसरे नंबर में आई सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? राइट, रोट, रिटन। शाबाश। अब देखिए आर्टिकल जो आते हैं ना, ए एंड द, ये हमेशा नाउन के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? नाउन के साथ आते हैं। तो किसी सेंटेंस में अगर आर्टिकल आए हुए हैं तो उसका मतलब है नाउन आया हुआ, और नाउन आया हुआ है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, ठीक है। तो अ लेटर जो है वो अपना एक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में कैसा सेंटेंस है? ट्रांजिटिव सेंटेंस है, इसका भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, लास्ट सेंटेंस है शी, सब्जेक्ट हुआ, सिंग्स अपने आप में क्या है? वर्ब हुई। वेरी एंड स्वीटली, ly लगे हुए वर्ड जो होते हैं, ऐसा वर्ड जिसके पीछे क्या लगा हुआ हो? ly लगे हुए हो, वो अपने आप में एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब, क्रिया विशेषण कहलाते हैं ये। तो लास्ट सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये हुआ इंट्रांजिटिव का। तो इस तरीके से ध्यान रखने होते हैं। सीधा पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव है और कौन सा सेंटेंस इंट्रांजिटिव है। छोटे से छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ओके। और बाकी ये आपके पैसिव वॉइस में काम देंगे, ठीक है, कि किसका पैसिव वॉइस बनता है और किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और भी तमाम चर्चाएं करेंगे अपने इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पे। एक बार मैंने आपको बड़े तरीके से बता दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। जिसमें तीनों चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो ट्रांजिटिव होता है। जिसमें एक चीज़ मिसिंग हो, और कौन सी चीज़ मिसिंग हो? ऑब्जेक्ट ना हो, वो अपने आप में क्या होता है? इंट्रांजिटिव हो। आज थोड़ी सी पहली क्लास है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि वेरी क्या है, स्वीटली क्या है, लेटर लिखा था वही ऑब्जेक्ट क्यों है, प्रॉब्लम आएंगी। थोड़ा सा सर्वाइव कीजिए क्लास में,
सर्वाइव का मतलब कुछ दिन बैठिए, ठीक है। ये चीज़ें अपने आप आने लग जाएंगी धीरे धीरे, इनसे भी ये आदत में आ जाएगा ना, धीरे धीरे रूटीन में बन जाएगा। ओके, शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से, ठीक है। इसका नाम है हेल्पिंग। हेल्पिंग मतलब होता है सहायता करना। किस टाइप की सहायता करती है ये? तो ये वाक्य में क्या बताती है? टाइम को बताती है। किसको बताती है? टाइम को। किसी सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है इज, तो आप एक बड़े बड़े तरीके से एक आइडिया लगा सकते हैं कि इज जो है वो अक्सर कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है। एलडीसी के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या आएगा? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें एक सेंटेंस लिख के छोड़ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टेंस से लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है। 4 ऑप्शन इस तरीके से देगा और आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा कि ये किसका है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये काम देंगे। जैसे कि लिखा हुआ है हैज़, बताइए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहाँ पर यूज होता है? हैज़। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहाँ पर यूज करोगे इसको? ये तो व्यवहारिक है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसका तो बता सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। तो हैज और हैव जब में मिले तो टेंस जो होगा वो प्रेजेंट का होगा, इतना ध्यान रखेंगे। किसका होगा? प्रेजेंट का होगा। तो टोटल पहले देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होती कितनी है, वो फटाफट लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इज को काउंट किया जाता है, एम को किया जाता है और आर को करेंगे, वॉज को करेंगे, वर को करेंगे, हैज, हैव और हैड, ठीक है। उसके बाद 3 और होते हैं, डू, डज एंड डिड। ओके, इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है 2 चीज़ों को, एक तो विल को और एक शैल को। होती तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, बट ये किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब है? ये मॉडल, ये मॉडल जिसको बोलते हैं, ये वो हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहीं तक ही करते हैं। ये टोटल 11 होती हैं अपने आप में, कुछ ये हैं और कुछ ये हैं। तो पहला तो यह है कि व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए कि डू का यूज़ कहाँ होता है, डज का कहाँ होता है, वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए आएगा या प्लूरल के लिए आएगा। ओके, चेक कर लेते हैं फटाफट। इज एम आर अक्सर यूज होते हैं प्रेजेंट में। ओके, वॉज वर अक्सर यूज होते हैं पास्ट में। पास्ट में कहाँ पर यूज करेंगे? पास्ट में कौन से टेंस, कैसे टाइप के टेंस होंगे जहाँ पर यूज होते हैं? पास्ट परफेक्ट में होते हैं, पास्ट सिंपल में होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होते हैं या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होते हैं? लगता है काफ़ी टाइम हो गया है अंग्रेजी पढ़े हुए को। पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ होते हैं, पास्ट सिंपल में भी यूज़ होते हैं, दोनों जगह पर यूज़ किए जाते हैं इनको। कहाँ कहाँ? पास्ट सिंपल में भी और पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ होते हैं ये। हैज़ और हैव अभी बात की थी, कहाँ यूज़ होती हैं? प्रेजेंट में। हैड कहाँ यूज़ होता है? पास्ट में यूज़ होता है भाई। डू और डज कहाँ यूज़ होते हैं? प्रेजेंट में होते हैं। और डिड कहाँ यूज़ करेंगे? पास्ट में। और कुछ याद हो ना हो, इतनी सी चीज़ें तो याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 मिनट लगाइए, फटाफट उतार लीजिए इनको।
ओके, ठीक है। चलिए 2 सेंटेंस लिखता हूँ, बताने की कोशिश करेंगे ज़रा। सेंटेंस है, ही इज़ अ नाइस बॉय। सिंपल सा, साधारण सा, बच्चों वाला सेंटेंस है। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं इसके लिए। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एंड फोर्थ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, शाबाश। आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कौन सा? प्रेजेंट है सिंपल। और रीज़न पता है? रीज़न जानना ज़रूरी है, इसका कारण, वाई। इसी को प्रेजेंट सिंपल क्यों कहेंगे? कारण क्या है इसका? अक्सर देखते हैं कि इज एम आर का यूज़ कहाँ होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया जाता है, बट अपने इसको बना रही हैं प्रेजेंट सिंपल। सही भी है, बट क्यों है बताइए। मनीषा आपने आंसर दिया, आईएनजी नहीं है इसमें। जब तक आईएनजी नहीं आएगा तब तक कॉन्टिन्यूस तो बनने से रहा, ठीक है, इसलिए इसको काट दिया था। ओके, रीज़न जानते हैं, उतार लो फटाफट। ये एग्जांपल है, आप उतारिए। आंसर बिल्कुल सही है आपका, प्रेजेंट सिंपल है, बट रीज़न करेक्ट पता नहीं है। चीज़ें छोटी हैं बट इनके आंसर आपको आ रही है, बट रीज़न नहीं पता। अगर थोड़ा बड़ा सेंटेंस दे दिया जाए तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर एग्जैक्ट कारण पता है फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, टाइम इस सेंटेंस से रिलेटेड क्या कुछ है? अच्छा, चलिए जानते हैं कि इसको प्रेजेंट सिंपल क्यों बोला जाता है। ओके, पहले देखते हैं कि अंग्रेजी में इज एम आर के साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इज एम आर के साथ क्या क्या हो सकता है। देखो, इज एम आर के साथ कभी भी किसी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ मिले, ठीक है, तो कहेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या कहेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, शाबाश। इज एम आर के बाद कभी भी आपको नाउन और प्रोनाउन लिखा हुआ मिले तब कहेंगे कि ये प्रेजेंट कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। अभी अभी अपनों ने किया था, सेंटेंस क्या था? ही इज अ नाइस बॉय, ठीक है, इज लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल आ रही है तो उनके बाद में नाउन होगा। क्या होगा? नाउन अवश्य होगा। तो ये नाइस बॉय, ये पूरा अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बनता है। बॉय के लिए ए आया हुआ है, इसलिए ये नाउन है, ठीक है। और जब भी इज एम आर के बाद नाउन आता है तो वो सेंटेंस किस टाइप का बनता है? प्रेजेंट सिंपल का बनता है। अगर इसी के बाद आईएनजी हो, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, वह कठिन मेहनत कर रहा है, इसके बाद आपने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। तो ये कौन सा बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। क्या बात समझ में आ रही है? आसान है, थोड़ा अपनी ओर से एफर्ट लगाइए, हो जाएंगे।
ठीक है। अगर इनके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो क्या बनते हैं? पैसिव वॉइस बनते हैं। क्या बनते हैं? पैसिव वॉइस बनते हैं। वीडियो में और हाई कोर्ट LDC अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर पैसिव वॉइस पूछे गए हैं 2 + बी + वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले। दे के आए थे वीडियो का? नहीं दिया। LDC का भी नहीं दिया, तीनों ने नहीं दिया। ठीक है, ये पैसिव वॉइस बनता है। इज एम आर के बाद क्या हो? बोल लो। बीइंग हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो सेंटेंस कैसा बनता है? पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, इज एम आर के बाद टू लिख दिया जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दी जाए तो सेंटेंस बिल्कुल बनेगा एक्टिव वॉइस का। इज एम आर के बाद टू लिख दिया जाए प्लस बी लगा दिया जाए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाए तो बन जाएगा पैसिव वॉइस। इतने सारे तरीके हैं अंग्रेजी में इज एम आर को यूज करने के। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन आएगा? अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो कौन आता है? इज आता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कौन आएगा? आर आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो कौन आएगा? एम आएगा। अगर वाक्य लिखा गया है ही एंड आई एम आर वर्किंग हार्ड, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? लोग कितने हैं? एक ही है और एक आई है। कितने बन गए? 2। सब्जेक्ट क्या बन गया? प्लूरल। प्लूरल के लिए कौन आता है? आर आता है तो आर आना चाहिए। अकेला आई होगा तभी क्या आएगा? एम आएगा। अकेला आई होगा तभी एम आएगा। सब्जेक्ट आपका क्या बन गया है? बहुवचन बन गया है। और प्लूरल के लिए एम ना आकर कौन आता है? आर आता है। ओके, उतार लीजिए फटाफट। अब सिर्फ इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। अब की जो बची हुई क्लास है वो सारी की सारी, ताकि इनका झंझट दोबारा ना हो कभी भी। मैं रिपीट करता रहता हूँ, आप उतारते रहिए कि अब जो कर रहे हैं वो इज एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं और इन तीनों को मेन वर्ब भी कहते हैं। कुछ वाक्यों में मेन वर्ब का कार्य करेंगी और कुछ वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेंगी। जब इन तीनों के बाद में फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि तीनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी लगा हुआ हो तो आप बोलेंगे कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। इज एम आर के बाद कभी भी नाउन या प्रोनाउन का यूज मिले तो कहेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल बना हुआ है। इज एम आर के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो सीधा सा सेंटेंस पैसिव वॉइस को इंडिकेट करेगा। इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। साधारण वाक्य बनता है, असर्टिव बोल सकते हैं या एफर्मेटिव बोल सकते हैं। और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनता है। इसको अगर पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट करना है तो टू के बाद बी लगाना पड़ेगा और थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी तो बनेगा पैसिव वॉइस। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा इज का यूज करेंगे, प्लूरल के लिए आर का यूज होगा, अकेला अगर आया हुआ है तो एम का यूज करेंगे। सब्जेक्ट को देखकर चलेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, ठीक है। मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप उनको फाइंड आउट करेंगे कि टाइप किस चीज कैसा है, इसका एग्जैक्टली काइंड क्या है। फर्स्ट है फूड इज टू बी कुक्ड बाय माय मदर। फूड इज टू बी कुक्ड बाय माय मदर। बताइए
पैसिव वॉइस बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? पैसिव वॉइस बना हुआ है। शाबाश। कहाँ से पता चला? काफ़ी सारे इंडिकेशन हैं इसमें। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है कि अक्सर सेंटेंस में क्या रहती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। जब भी बाई से पहले, बाई एक प्रेपोजिशन है, इससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो वाक्य किस चीज़ का होता है? पैसिव वॉइस का होता है। बाई है, बाई से पहले क्या लिखा हुआ है? कुक्ड लिखा हुआ है ना। शाबाश। जब भी टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद अगर बी लिख दिया जाए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो सेंटेंस बनता है पैसिव वॉइस का। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हैज़ आई तो भी सही है, हैव आई तो भी सही बनता है ये। ठीक है, इज एम आर की बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बताया, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। यू आर टू इन्फॉर्म दैट, ये सेंटेंस आगे चल रहा है। यहां तक सेंटेंस जो बना है वो उसका टाइप बताइए। यू आर टू इन्फॉर्म, एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस है। इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो एक्टिव वॉइस साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस बनता है। ओके, ठीक है। तीसरा बताइए। दे आर गुड टीचर्स, वे अच्छे अध्यापक हैं। दे आर गुड टीचर्स। प्रेजेंट सिंपल है ये। क्या है? प्रेजेंट। इज एम आर के बाद कभी भी आपको नाउन या प्रोनाउन मिले तो बोलेंगे सर ये प्रेजेंट सिंपल का लिखा हुआ वाक्य है। ओके, रमन is going to market, ये सबसे आसान है। इज एम आर के बाद ING आए तो कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड, ये बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखा कि आपने इज एम आर का बहुत सारा यूजेस है, अभी तो और भी काफ़ी हैं, ठीक है, बट अपनों ने यहाँ तक की है। ये प्रेजेंट पैसिव वॉइस बना हुआ है, ये असर्टिव का सिंपल एक्टिव वॉइस है। ये अपने आप में क्या है? प्रेजेंट सिंपल का लिखा हुआ वाक्य है और ये अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बना हुआ है। आगे समझ में? ठीक है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। प्रैक्टिस किस टाइप की करेंगे मैं आपको बताता हूँ। Sheep is are grazing। वर्ब को फिलअप करना है। 2 नंबर। Deer is are jumping। 3rd number। A peon and servant is are working। 4th, I, he and you is are laughing। बताइए पहले में क्या आना चाहिए? बताओ। आर आना चाहिए। शाबाश, पहले में आना चाहिए आर। क्यों आएगा देखेंगे।
दूसरे में भी कौन आर आएगा, क्यों आएगा देखेंगे। तीसरे में पियोन एंड सर्वेंट, आर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एंड से लिखे हुए दो नाउन हो और दोनों में से किसी एक के साथ आर्टिकल लगा हुआ हो, तो कहने का मतलब है वहां पे एक ही पर्सन की बात की जा रही है, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, रीजन है, कारण है, इसमें स्पष्ट है। बहुत सारे पर्सन हो गए हैं इसलिए प्लूरल बन गया है और क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, इज सिर्फ एक में आ रहा है, बाकी तीनों में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। क्यों आ रहा है जल्दी से देख लेते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम किसकी है, सब्जेक्ट की है। ये जानवरों के कुछ नाम होते हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं पर होते प्लूरल हैं। दिखने में सिंगुलर है बट होते कैसे हैं, प्लूरल है। जैसे एक तो है शीप, एक है डियर, हिरण। ठीक है, ये अपने आप में क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं। सिंगुलर बनाने के लिए इनसे पहले क्या लगा दीजिए, और लगा दीजिए, ए लगा दीजिए, तो ये एक वचन बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। इनके साथ एस और एस नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये पहले से ही अपने आप में क्या बने हुए हैं, प्लूरल हैं। ये है भेड़े, भेड़ है, और ये है हिरण। ओके, एंड से अगर दो नाउन जुड़े हुए हैं, दोनों में से किसी एक के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब है पर्सन है, एक ही है वो। व्यक्ति कितने हैं, एक ही है, और एक के लिए किसका यूज होता है, इसका यूज होता है। आगे समझ में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल के लिए प्लूरल आती है। क्लियर, पूछना है कुछ इसमें, ठीक है। फिर ओके, एक वाक्य देते हैं आपको और एग्जाम में आने लायक सेंटेंस। एट प्रेजेंट दे बी playing with toys। क्या आना चाहिए, एक नंबर, इज, दो नंबर, आर, तीन नंबर, वर, चार नंबर, एम। आर आना चाहिए। इन दोनों में से, इन चारों में से आ कौन नहीं सकता है, एक तो क्या नहीं आ सकता है, इज। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि दे बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ सिंगुलर नहीं आता है। ओके, ठीक है। एम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, तो दो तो काट दीजिए। एक बचा है आर और एक बचा है वर। एक है प्रेजेंट और एक है पास्ट। अब चलना है वाक्य पे कि वाक्य प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो शुरुआत में लिख दिया गया है आपके लिए, कितना तो आसान बना दिया है। एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की बात की जा रही है, इसलिए वर को काट दीजिए, आंसर हो जाएगा आर। आगे बात समझ में, उतार लो फिर, आ गई तो। हाँ जी, हो गया काम इस एमआर का। तमाम वो बातें कर ली हैं जो होनी चाहिए अक्सर।
2 नंबर पे जो बातें चलेंगी वो चलेंगी वॉज और वर से। ओके, यूज अक्सर कहाँ होता है? पास्ट सिंपल में भी किया जा सकता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों जगह पर प्रयोग किया जा सकता है इसका। पास्ट सिंपल में भी हो सकता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है। लिखा हुआ है दे वर ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, वे थे भारत के महान नेता। ठीक है, बताइए पास्ट सिंपल है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है? कौन है? पास्ट सिंपल है। कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? कॉन्टिन्यूअस में आना क्या जरूरी है? आईएनजी का होना जरूरी है, इसमें नहीं है। लीडर्स ऑफ इंडिया अपने आप में ऑब्जेक्ट है और साथ साथ में क्या है? नाउन भी है। ओके, तो दे वर ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, दे वर हेल्पिंग द पुअर, वे कर रहे थे गरीब लोगों की सहायता। बताइए पास्ट सिंपल है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ हेल्प के साथ, इसलिए कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से वॉज एंड वर का यूज जो है वो पास्ट सिंपल में भी होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है। ठीक है, वॉज हमेशा आएगा सब्जेक्ट जब कैसा होगा? सिंगुलर होगा तब। और वर कब आएगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब। हाईकोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया है यहीं से एक, ठीक है, जब आई के साथ यूज करना हो वॉज एंड वर में से तो किसका करोगे? वॉज का। इफ आई के साथ अगर वॉज एंड वर का यूज करना हो तो किसका यूज करेंगे? तब किसका करेंगे? वर का करेंगे। इफ नहीं है तो वॉज का करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत है आई विश आई वॉज वर, क्या आना चाहिए? आई विश से कभी भी सेंटेंस शुरू हो तो किसका यूज होता है? आई के साथ वर का यूज होता है। ठीक है, देखेंगे कैसे होता। फटाफट इतना सा उतारिए पहले। वॉज एंड वर का यूज चल रहा है। सिंगुलर के साथ वॉज आता है हमेशा, प्लूरल के साथ वर आता है। ओके, हो गए होंगे कि वॉज एंड वर का यूज चल रहा है। अक्सर पास्ट टेंस में देखे जाते हैं दोनों। पास्ट सिंपल में भी मिल सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी मिल सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है एग्जाम के अंदर, आई को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। साधारण वाक्य आया हुआ है तो आई के साथ हमेशा वॉज ही आता है। बट अगर सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो और वॉज वर में से एक लगाना हो तो हमेशा किसको लगाएंगे? वर को लगाएंगे। सेंटेंस की शुरुआत हुई है आई विश और आई दिया हुआ हो फिर, और वॉज वर में से लगाना हो तो वर को लगाते हैं। ठीक है, तो आई से लेकर कुछ क्रिएट किया जाता है एग्जाम में सीन, वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं आगे।
वॉज एंड वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो बनता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, वॉज वर के बाद नाउन या प्रोनाउन हो तो बनता है पास्ट सिंपल। ये बातें याद रहनी चाहिए, अभी बड़ी इजी लग रही हैं, जब क्वेश्चन निकालोगे, क्वेश्चन करोगे तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, दिमाग में बिठाइए इनको कैसे न कैसे करके, तरीके बहुत सारे हैं याद करने के, कोई उचित तरीका आपको अभी होगा, आपको भी कैसे याद होता है, ठीक है, उस तरीके से। ओके, इन सब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बनता है एक्टिव वॉइस। इन दोनों के बाद टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो बनता है पैसिव वॉइस। इन सब के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तब भी क्या बनेगा, पैसिव वॉइस ही बनेगा। यानी कि हर टेंस के दो दो पैसिव वॉइस बन सकते हैं, एक इस तरीके से भी और एक इस तरीके से भी। ठीक है, और आजकल जो चल रही हैं पैसिव वॉइस वो किस तरीके की चल रही हैं, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। सीधा सा शुरू करता है वो, कहाँ से, देयर से शुरू करता है। सेंटेंस की शुरुआत होगी देयर से, कुछ नहीं बदलना होता। ऐसे पैसिव वॉइस में ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ऐसा क्वेश्चन में देगा और बोलेगा पैसिव वॉइस बना दो, ऐसा उसका पैसिव वॉइस बन जाता है बस। इसी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस पूछा गया है अभी कंटिन्यू 2 एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, उतारिए इनको। अभिषेक सर।